मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अपने इस लेक्चर में बंध प्राचल बॉन्ड पैरामीटर्स। तो चलिए बच्चों, अपनी कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स, बंध प्राचल, बंध प्राचल। तो बच्चों, बंध प्राचल को समझते हैं। बंध प्राचल है क्या और कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स 3 टाइप के बच्चों होते हैं। कौन कौन? बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, और नंबर 3 है आपका बॉन्ड एंगल। इसका मतलब है बच्चों, बंध प्राचल जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, दूसरा बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, तीसरा बॉन्ड एंगल, बंध कोण। इट मीन्स बंध लंबाई, दूसरा बंध ऊर्जा, और तीसरा बंध कोण। ये बंध प्राचल 3 टाइप के होते हैं और तीनों को हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ क्या है, बंध लंबाई क्या है, बंध लंबाई क्या है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोई एक मॉलिक्यूल ले लीजिए। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल लेते हैं क्लोरीन, Cl2 अणु, Cl2 अणु। अब ये देखते हैं कि ये जो क्लोरीन अणु है ये कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसका Cl2 से पता चलता है कि इसमें 2 क्लोरीन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों क्लोरीन परमाणुओं को देखते हैं कि किस तरह से जुड़े हुए हैं। बच्चों, जो क्लोरीन एटम आपस में मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी जो पोजीशन होती है वो थोड़ी विकृत हो जाती है, विसरित हो जाती है। किस तरह से होती है? ये इस तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर फर्स्ट क्लोरीन एटम है और ये सेकंड क्लोरीन एटम है। या तो इसको फर्स्ट मान लो या इसे सेकंड मान लो। ये है क्या बच्चों? क्लोरीन एटम। एक क्लोरीन एटम ये है। ये फर्स्ट क्लोरीन एटम यहाँ से यहाँ तक विसरित है और एक क्लोरीन एटम इस पार्ट में विसरित है। अब बच्चों, होता क्या है कि अणु जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल में इन दोनों क्लोरीन परमाणुओं के, पहला क्लोरीन परमाणु ये है और दूसरा क्लोरीन परमाणु यहाँ से यहाँ तक है, इनके जो नाभिक हैं, पहले क्लोरीन परमाणु का नाभिक ये मान लिया, दूसरे का नाभिक ये मान लिया। यानी कि पहले का न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरे का न्यूक्लियस यहाँ है। अब इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी जो है, यही यहाँ बंध लंबाई कहलाएगी। यानी कि ये यहाँ पर है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब होता क्या है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में दोनों क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये आती है बच्चों 1.98 एंगस्ट्रॉम, 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो इस वजह से क्लोरीन अणु में CCl, यानी कि क्लोरीन परमाणु के बीच का ये जो बॉन्ड है CCl, बंध
की जो लंबाई आती है वो आती है बच्चों 1.98 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए बच्चों, तो इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, किसी अणु में बंधित मतलब बॉन्डेड बंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। किसी अणु में दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, किसी अणु में बंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई, किसी अणु में बंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। अब देखिए बच्चों, बंध लंबाई जो होती है ये एक बहुत सूक्ष्म दूरी है, तो इस वजह से इसका जो यूनिट होता है, इसके यूनिट जो होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट होते हैं। जैसे यहाँ मैंने इसको एंगस्ट्रॉम में लिखा है, अब इसको एंगस्ट्रॉम के अलावा इसको नैनोमीटर में भी लिखा जाता है, इसको पिकोमीटर में भी लिखा जाता है, यानी कि इसको नैनोमीटर में भी लिखते हैं, इसको पिकोमीटर में भी लिखते हैं, और यहाँ मैंने इसको लिखा है एंगस्ट्रॉम। अब इनका मीटर से देखिए क्या रिलेशन होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 to the power 9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 to the power -12 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 10 to the power -10 मीटर। तो इसकी सूक्ष्म दूरी होने की वजह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए लंबाई के छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, मोस्टली एंगस्ट्रॉम का ही यूज किया जाता है। तो बच्चों इसको नोट कर लें, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि बॉन्ड पैरामीटर 3 हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ है किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये बंध लंबाई कहलाती है। बच्चों इसे नोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों अब देखते हैं कि बंध लंबाई किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो पहला कारक है बच्चों बंधों की संख्या पर, बंधों की संख्या पर बंध लंबाई डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई वो रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं उनकी नंबर्स पर डिपेंड करती है और उनके ठीक व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स एटम्स के बीच में जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती है। इसको इस तरह समझते हैं, जैसे कार्बन कार्बन एटम है, पहले कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है एक जगह, दूसरी जगह कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, और तीसरी जगह कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड हैं, और यहाँ कार्बन कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो इसका मतलब है कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो है वो यहाँ पर है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड की लेंथ है, और सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की लेंथ है। इट मीन इसका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, सिंगल बॉन्ड की, इसके बाद डबल बॉन्ड की, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की है, और इससे कम डबल बॉन्ड की है, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की है। सिंगल बॉन्ड की बच्चों बॉन्ड लेंथ जो आती है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में वो आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम।
डबल बॉन्ड की जो लेंथ आती है वो आती है 1.33 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड की जो लेंथ आती है वो आती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों पहला फैक्टर था बंधों की संख्या पर, इट मींस जैसे जैसे बंधों की संख्या एटम्स के बीच में बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे घटे। बच्चों दूसरा फैक्टर है विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर पर। इट मीन्स डेल्टा ई एन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ सीधे सीधे रेसिप्रोकल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है कि जिन परमाणुओं के बीच में बॉन्ड है उन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस क्या है, जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी। यानी कि विद्युत परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ घटती है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया HF ले लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया और ले लिया HI। अब कहा गया कि इन ये जो मॉलिक्यूल हैं इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, इसमें किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट आइटम हाइड्रोजन फिक्स है, इन चारों में फर्स्ट आइटम हाइड्रोजन फिक्स है। अब डिफरेंस हमें यहाँ से पता चलेगा कि सेकेंड आइटम जो है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है। सेकेंड आइटम यहाँ फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है यहाँ आयोडीन है। आपको पता है कि हाइड्रोजनों में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की। तो सबसे कम किसकी है, आयोडीन की है। तो इसका मतलब HI में विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो सबसे कम होगा। इससे ज़्यादा डेल्टा IN HBr में आएगा, इससे ज़्यादा HCl में आएगा, सबसे ज़्यादा HF में आएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो HI की होगी, इससे कम HBr की और सबसे कम HF की। तो बच्चों इससे हम पता कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है। अब आते हैं थर्ड फैक्टर पर, S लक्षण की प्रतिशतता पर, S लक्षण की प्रतिशतता पर, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर। अब इसमें देखते हैं बच्चों, जैसे जैसे S लक्षण का जो करेक्टर है, जैसे जैसे S लक्षण की प्रतिशतता है वो बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी। यानी कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली रेसिप्रोकल टू परसेंटेज ऑफ S करेक्टर, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर। इसका भी मतलब यही है कि जैसे जैसे कंपाउंड में S करेक्टर की परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी। बच्चों इसको बॉन्ड से समझते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ हम लेने जा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कार्बन की 1 वैलेंसी फ्री है, 1 2 3 और 3 और 1 4, 1 2 3 और 3 और 1 4। बच्चों हम अपने आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और बच्चों जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो
sp प्रकार का होता है, sp2 प्रकार का होता है, sp3 प्रकार का होता है। बच्चों जो संकरण होता है वो sp प्रकार का होता है, sp2 प्रकार का होता है, sp3 प्रकार का होता है। और इसमें अदर टाइप भी आएंगे, वो संकरण में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। यहाँ पर आप कंसंट्रेट रहिए sp, sp2, sp3 पर। बच्चों जब दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण होता है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वहाँ sp2 संकरण होता है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वहाँ sp3 संकरण होता है। अब इसी का यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं। बच्चों इस कार्बन एटम को देखो, यहाँ पर इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा इसको, और ये वाला बॉन्ड, ये एक बॉन्ड इसमें पाई है, यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ दोनों कार्बनों के पास में 3 सिग्मा है, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इस कार्बन एटम पर किस टाइप का संकरण है, sp2। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं और एक आपका ये सिग्मा बॉन्ड है बीच वाला, यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड। तो आप ध्यान से देखिए इन दोनों कार्बनों के पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, यानी कि ये जो कार्बन है ये sp संकरित है, यानी कि यहाँ sp संकरण है। अब बच्चों अगर हम s करेक्टर देखें तो पहले इसमें देख लीजिए sp2 में अगर हम s करेक्टर देखें तो परसेंटेज ऑफ s, इसमें परसेंटेज ऑफ s, ध्यान दीजिए इसमें टोटल जो ऑर्बिटल हैं, एक s है और 2 p हैं, तो टोटल ऑर्बिटल इसमें 3 है और s की संख्या कितनी है, 1। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप लिखेंगे 1/3 और उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। तो इसका आ जाएगा बच्चों 33.33%। अब इस वाले में देखो, इसमें sp में अगर s करेक्टर निकालेंगे हम तो परसेंटेज ऑफ s इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ s 1 है और टोटल ऑर्बिटल एक s एक p, टोटल ऑर्बिटल इसमें 2 हैं। इसमें अगर परसेंटेज निकालें 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50, कितना आएगा, 50। तो आप देख रहे हैं कि sp जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वहाँ पर s का जो करेक्टर है वो 50% है और जहाँ sp2 संकरण है वहाँ s का करेक्टर है वो 33.33% है। कम कहाँ है, कम डबल बॉन्ड में है, ज़्यादा कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड में है। तो बच्चों यहाँ बॉन्ड की संख्या 2 है, यहाँ बॉन्ड की संख्या 3 है, तो यही यहाँ पे फैक्टर काम करने लगेगा। यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, जहां पर परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा है ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और यहाँ s करेक्टर कम है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जो कि आपको पता है कि यहाँ बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम और यहाँ होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी, s करेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बच्चों इसे नोट कर ले। नंबर 4 रिजोनेंस, अनुनाद। तो बच्चों जो बॉन्ड लेंथ है ये अनुनाद पर भी निर्भर करती है। रिजोनेंस यानी कि अनुनाद की स्थित होने पर जो बंध की लंबाई है वो, अगर वहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, सिंगल है, डबल है, यानी कि अगर वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और साथ में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो बच्चों जो बॉन्ड लेंथ आएगी, जो बॉन्ड लेंथ आती है वो सिंगल से तो कैसी होगी, सिंगल से कम होगी लेकिन डबल से ज़्यादा होगी। यानी कि बॉन्ड लेंथ इन दोनों बॉन्डों की लेंथ के बीच में होगी। अब वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली जाती है। अब अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो डबल बॉन्ड से कम होगी लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन में डबल बॉन्ड
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस तरह की हम इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, इसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो बराबर मोशन में रहता है, इसकी पोजीशन कंफर्म नहीं रहती है कि ये कहाँ पर है, ये बराबर इसमें मोशन करता रहता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ से देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होती है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर जो इसकी यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बनी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आप जानते हो कि सभी कॉर्नर पर एक एक कार्बन है बेंजीन रिंग में। तो यहाँ जहाँ डबल दिख रहा है वहाँ हमें 1.33 एंगस्ट्रॉम रखना चाहिए, जहाँ सिंगल दिख रहा है वह 1.454 एंगस्ट्रॉम रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें रिजोनेंस ये शो करता है बेंजीन। तो इस वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो लेंथ एक्चुअली में होती है वो नहीं इसमें रहती है। इसमें जो बॉन्ड लेंथ आती है वो सिंगल बॉन्ड से कम लेकिन डबल बॉन्ड से ज़्यादा। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी बॉन्ड लेंथ ज्ञात की जाती है जो आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है कि अगर कंपाउंड में रिजोनेंस होगा तो जो बॉन्ड लेंथ आएगी, अगर वहाँ सिंगल और डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सिंगल बॉन्ड से कम होगी और डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की लेंथ से कम होगी लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ से ज़्यादा होगी। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।